की क्लासेज आपका स्वागत करता है। आज हम आगे की पॉलिटी शुरू करते हैं। हमने अनुच्छेद 1 से 11 तक, जिसमें भाग 1, भाग 2, संघ और राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता पढ़ ली थी आप पिछली क्लास में। आज हम अनुच्छेद 12 से 35, जो कि संविधान के भाग 3 में दिया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे भाग 3 संविधान का, जिसमें है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स। इनके बारे में एक एक अनुच्छेद में दिया गया है, उनके लिए हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सभी अपनी किताब को भी निकाल लो, चलते हैं आगे। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 12 से 35। और इसी अनुच्छेद को, इसी भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अर्थात यह भाग संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसका अध्ययन करना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें सारे मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और एक बात है, जितना अधिक मूल अधिकारों के बारे में संविधान में दिया गया है, उतना किसी भी देश के संविधान में नहीं मिलता जितना कि भारत के संविधान में वर्णन किया गया है, चाहे वह अमेरिका का ही संविधान क्यों न हो। और मूल अधिकार को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई है? गारंटी और सुरक्षा, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। अब इनके बारे में एक एक अध्ययन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मूल अधिकार, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संविधान को 44वें संविधान अधिनियम के तहत 1978 में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अब क्या है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया है। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास अब 6 मूल अधिकार बच गए हैं। पहला, समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन करते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में करेंगे। तीसरा कौन सा है बच्चों? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। इसका 23 से 24 में अध्ययन करेंगे। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका कौन से में करेंगे अध्ययन? आर्टिकल 25 to 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका अध्ययन करेंगे हम अनुच्छेद 29 और 30। छठा होता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार आपको बताया कि हटा दिया गया है, तो अब ये सूची में नहीं रहेगा। पहले इसको वर्णन था इसका अनुच्छेद 31 में, लेकिन इसको हटा दिया है। अब हो जाएगा छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इसका वर्णन करता है अनुच्छेद 32। अब थोड़ी सी मूल अधिकारों की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक, विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति कोई भी हो। अर्थात कुछ जो अधिकार होते हैं
वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, और कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो बाहर के लोग विदेशियों के लिए भी प्राप्त हैं। ये अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। इनका ऊपर वाद विवाद किया जा सकता है। राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ये उचित है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? अदालत। अदालत करेंगे। इसका निर्णय कौन करेगा? अदालत। अदालत। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं ये, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। ये न्याय उचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। अर्थात यदि आपका इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति अदालत में जा सकता है, और अर्थात इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब चलिए हम एक एक अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 11 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 कहता है, ये सिर्फ इतनी सी बात कहता है, ये एक राज्य शब्द की बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द के बारे में बताता है। जैसे राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें सिर्फ अनुच्छेद 12 के द्वारा बताया गया है। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि राज्य में शामिल हैं कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं। मतलब नॉर्मल सी बात है, इसमें सिर्फ राज्य शब्द का प्रयोग के बारे में बताया गया है। मेन बात यही है, इंपॉर्टेंट याद रखने योग राज्य शब्द बस। अब देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 13 एक विधि शब्द को परिभाषित करता है। कौन सा शब्द? विधि शब्द। इसके अनुसार अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। ये शक्ति उच्चतम न्यायालय जो कि अनुच्छेद 32 के अनुसार है और उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को प्राप्त हैं, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 14। अब जैसे अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार आएंगे। समता। अनुच्छेद 14 बताता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण है। तो जो विधि के समक्ष समता है वो शब्द है ब्रिटिश मूल का, और विधियों के समान संरक्षण वो शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात कानून के रूप में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, चाहे वो एक नेता हो या आम नागरिक हो या कोई अधिकारी हो। सबको कानूनी नज़र में समान तरीके से रखा जाएगा और समान संरक्षण प्राप्त होगा। और चाहे वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, लेकिन कानून की नज़र में सब समान रहेंगे। ये अनुच्छेद 14 व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित सभी विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है।
इसलिए इसे किसी भी तरह, यहाँ तक कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 14 को। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो कि निम्न है। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 361 के अनुसार। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। अर्थात अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं और कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से उद्धत है। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिबंधित। अर्थात जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण प्राप्त है। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा धर्म, मूल, वंश और लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो अदालत में जा सकता है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अर्थात सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण से सिद्ध। अर्थात इस अनुच्छेद के द्वारा जैसे लोग जाति प्रथा मानते हैं तो छुआछूत होती है, गांव में ज़्यादा देखने को मिलती है, और अनुच्छेद 17 उनके संरक्षण का प्रावधान है जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का आचरण करता है तो उसे 500 रुपये जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 के द्वारा जोड़ा गया था। अर्थात यदि कोई व्यक्ति छुआछूत या अस्पृश्यता को अपनाता है तो उसको 500 रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने की कैद का प्रावधान है, और ये प्रावधान 1955 के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 18 क्या कहता है देखिए, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सभी उपाधियों पर रोक अर्थात उपाधियों का अंत। अर्थात पहले जैसे उपाधियां दी जाती थी तो अनुच्छेद 18 के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा अर्थात शैक्षिक गतिविधियों और सेना संबंधित गतिविधियों में और उनके अधिकारियों को उपाधि देने की परंपरा कायम है। कहाँ पे? शिक्षा और रक्षा। यहाँ पे क्या देंगे? उपाधि। और सब जगह क्या कर दिया है? उपाधियों का अंत। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 क्या कहती है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब एक एक अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 19 इसमें विशेष रूप से
ये 6 अधिकार प्रदान करता है। अब वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं? एक, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोल सकता है और वाद विवाद कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 उसका संरक्षण करता है। दूसरा, है सम्मेलन। तीसरी सुरक्षा है संघ। चौथा, संचरण। पांचवा, निवास। छठा था वृत्ति। ये सारे अनुच्छेद 19 में आएंगे। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं जो अनुच्छेद 19 दर्शाता है। इसमें है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात आदमी अपने विचार कहीं भी रख सकता है और अभिव्यक्ति बोलने का अधिकार है। और अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है आदमी को। तीसरा, संगठन संस्था बनाने अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार का संघ या संस्था बना सकता है। निवास, भारत में किसी भी भाग में व्यक्ति को बसने की स्वतंत्रता है। लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम पे जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये प्रावधान दिया गया था। लेकिन अब आर्टिकल 370 हटने के बाद हम जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं। वृत्ति अर्थात जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1977 में उड़ीसा राज्य बनाम लखनलाल, कौन सा वाद? उड़ीसा वर्सेस लखनलाल विवाद मामले में व्यवस्था दी गई है कि मादक पदार्थ तस्करी तथा नशीले पदार्थ आदि का व्यवसाय जीविका उपार्जन के तहत नहीं आता है। मादक और नशीले पदार्थ इससे बाहर हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मुद्रण का भी शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) द्वारा कुछ परिसीमाओं को निर्धारण करता है। राज्य प्रेस की स्वतंत्रता पर सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय, अवमानना, अपराध उद्दीपन आदि पर विधियां बना सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। नहीं, 2 टॉपिक नहीं है बच्चे, इसमें सारे टॉपिक आ चुके हैं। इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता हैं जिन्हें हमें अभी बताया। अगला है अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 किसके बारे में कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रचलित कानून का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है। मतलब चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो या आम नागरिक हो, उसको कानून का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा समान कानून के आधार पर। परंतु एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जा सकता है, बार बार नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसकी सजा का प्रावधान एक बार ही होगा। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
अर्थात इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्ति को अपने प्राण को त्यागने और अपने शरीर को अपने हिसाब से रखने की स्वतंत्रता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामला हुआ था, सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य, जो कि 1991 के मामले में अपने निर्णय में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रदूषण रहित जल एवं वायु का सेवन भी नागरिकों का मूल अधिकार है। क्या? जल एवं वायु जो भी प्रदूषण रहित। एक अन्य मामला था परमानंद बनाम भारत संघ, परमानंद बनाम भारत संघ, क्योंकि भारत राज्यों का संघ 1989। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति दोषी हो या नहीं, उसके जीवन की रक्षा की जानी चाहिए तथा बीमारी एवं रोगी को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार बीमार व्यक्ति को और उसके जीवन की रक्षा के लिए चिकित्सा सुविधा देती है, चाहे वो कैदी क्यों ना हो। अपराधी को भी जीवन का अधिकार है और उसकी बीमारी एवं रोगों से सुविधा मिलने का अधिकार है। अब देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण के बारे में बताता है अनुच्छेद 22। अर्थात पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण तुरंत बता दिया जाता है। कारण नहीं बताए जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति जमानत के उपरांत कारण जा सकता है। व्यक्ति को यदि कोई पुलिस किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने से पूर्व या गिरफ्तार करते समय व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का पूर्ण अधिकार है। यदि गिरफ्तारी के समय किसी कारणवश कारण नहीं बताया जाता है कि तो व्यक्ति जमानत के उपरांत अपना कारण जान सकता है। ऐसा विधान उपबंधित है कि ऐसा है कि यदि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अनुच्छेद 22 इस चीज की अवधारणा करता है। विध्वंसात्मक कार्य के लिए विरुद्ध 7 मई 1971 को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अध्यादेश पारित हुआ था। जून 1971 में अध्यादेश को कानून का रूप देते हुए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया। 1970 ईस्वी में तस्करी, विदेशी मुद्रा में छल आदि को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम बनाया गया। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद और 23 और 24 इसकी व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 23 एवं 24। अनुच्छेद 23 कहता है बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्य का क्रय विक्रय करना, बाल श्रम करवाना, बेगार शारीरिक शोषण किसी भी व्यक्ति का द्वारा किया जाना वर्जित है। अर्थात हम किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय खरीदारी और बेच नहीं सकते हैं और बलात्श्रम नहीं कर सकते हैं, बेगार शारीरिक शोषण नहीं कर सकते हैं। ये दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 के अनुसार इसका पालन जरूरी है। आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब ये शब्द आ रहा है बार बार, बलात्श्रम। अब ये बलात्श्रम होता क्या है? बलात्श्रम होता है किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध
उससे कार्य करवाना, ये होता है बलाश्रम। यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता, जबरदस्ती उससे कोई कार्य करवा जा रहा है, तो ये हो रहा है बलाश्रम। इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, कौन सा? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया है, जो ऐसे कार्य करने के लिए उनको निवारण के लिए उपयोगी है। अब देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों या निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम बच्चों, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। सरकार द्वारा 2006 में एक प्रावधान लाया गया, जिसमें बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने, होटलों, रेस्टोरेंट, दुकान, कारखानों, रिसोर्ट, चाय की दुकानों आदि पर नियोजन की अर्थात काम करने पर रोक लगा दी है। जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध, अर्थात जो भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नौकरी पर लगाता है, कार्य करता रहता है, तो उसे दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। अब सरकार द्वारा बाल श्रम संशोधन 2016 किया गया। कौन सा किया गया? बाल श्रम संशोधन 2016। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा गया है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 हमने पढ़ा नहीं है, उसको अभी बताते हैं हम। उसको संशोधित कर दिया गया है और इस मूल अधिनियम का बदलकर अब इसका नाम बाल एवं किशोर श्रम, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया है। 1986 इसमें सबसे पहले बाल श्रम निषेध अधिनियम आया था, अब उसको बदलकर उसका नाम बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 से चालू हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से कहां तक आएंगे इसमें? अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अब हम देखते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम देखेंगे। अनुच्छेद 25 अर्थात आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 है भैया, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसको क्या कहेंगे? मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंधों को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति चाहे तो किसी भी भगवान को पूज सकता है, वो किसी भी प्रकार का संबंध भगवान के सामने रख सकता है, इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। और इसको मानने का अधिकार है, अर्थात धार्मिक विश्वास और आस्था की
सार्वजनिक और बिना व्यय के घोषणा करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। सामान्य अर्थ में अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को प्रत्येक क्षेत्र जो कि जैसे धार्मिक क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं। हाँ जी, बताना 25। सामान्य अर्थ में अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के प्रत्येक क्षेत्र में जो जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो। अनुच्छेद 25 ये व्याख्या भी करता है, जैसे सिख धर्म के लोग हैं वो कृपाण धारण करते हैं और साथ में लेकर चलते हैं, ये उनको सिख धर्म का अंग माना जाता है। दूसरा, हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध धर्म शामिल हैं। ये दो बातें अनुच्छेद 25 व्याख्या करता है। अब अनुच्छेद 26 में देखते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अर्थात अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी धार्मिक संप्रदाय के अनुभाग को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए किसी भी संस्था की स्थापना करना, और उसी संस्था को स्थापित करके उसको पोषण करके उसको आगे बढ़ावा देना, ऐसे अधिकार प्राप्त हैं। अपने धर्म के विषय कार्यों पर प्रबंध करने, प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासनिक करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्ति के अधिकारों गारंटी देता है, 25 क्या करता है? अधिकारों की गारंटी देता है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय एवं इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। अर्थात 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। क्या करता है? सामूहिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 26 उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्त पूरी कर लेनी चाहिए। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र और अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 27 है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों का समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी राज्य अपनी ओर से किसी धर्म को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित नहीं कर सकता है। अर्थात राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए खर्च नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने में स्वतंत्रता। अर्थात अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित अर्थात राज्य द्वारा पोषित किसी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ये व्यवस्था ऐसे जगह लागू नहीं होती, ऐसी संस्था में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या किसी न्यास का दिन हुई हो। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शैक्षिक संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने और उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है। पहला, ऐसे संस्थान जिनका पूर्ण रखरखाव राज्य करता हो। दूसरा,
ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना विन्यास के द्वारा हुई हो। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। चौथा, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहले जो एक तो पूर्ण रखरखाव राज्य करते हो, दूसरा प्रशासन तो राज्य का है लेकिन विन्यास या न्यास किस अधीन हो, तीसरा राज्य द्वारा उनकी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान हो, चौथा ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करते हों। चार प्रकार की संस्थाएं जिनमें राज्य द्वारा रखरखाव करते हैं उनमें धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, जबकि जिनका विन्यास होता हो उनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, और जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं और तथा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों उन पर स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे के क्लास कल करते हैं। कल हम पढ़ेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या पढ़ेंगे? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। एसपी क्लासेस सब्सक्राइब करना ना भूलें।